नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौली गोपालगंज से 5 लगातार 4 बार जीतने के बाद अब 5वें टर्म के लिए जो हमारे माननीय राम प्रवेश राय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे कुछ प्रश्न और सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि आप राजनीतिक करियर शुरुआत करने के पहले आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ से हुई? और उसके बाद आप राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट किए? ये सबसे पहले आपके चैनल को, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके सभी दर्शकों पर पड़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जहाँ तक सामाजिक जीवन के शुरुआत की बात है, तो स्टूडेंट लाइफ में ही जब मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हुआ और विश्वविद्यालय में कॉलेज के अंदर पढ़ने गया, उसी समय फर्स्ट ईयर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा संबंध हो गया। जो विद्यार्थियों का एक संगठन है ABVP, उसका मैं सदस्य बना और उसका कार्यकर्ता बना 1972-73 में। फिर विद्यार्थी परिषद के संगठन के काम से मैं जुड़ गया, काम करने लगा। संघ से भी मेरा संबंध बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। और फिर जब 74 का साल आया, बस 1974 में बिहार के अंदर छात्रों का, नौजवानों का विभिन्न मुद्दों को लेकर के, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, समाज में बढ़ती अराजकता के विरोध में, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बिहार के छात्रों नौजवानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया पूरे बिहार में। और उसी समय चूँकि मैं एक विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन का एक कार्यकर्ता था, तो विद्यार्थियों का चूँकि आंदोलन था, तो इसलिए मैं भी एक विद्यार्थी के होने के नाते उसमें भाग लेता रहा। सक्रियता हमारी बढ़ती गई। और फिर 1 साल के बाद आंदोलन चल ही रहा था। उसके 1 साल के बाद 1975 में उस समय की केंद्रीय सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाने का काम किया। आंदोलन इतना विस्तृत रूप आकार ले चुका था कि उससे घबरा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया। उस बीच एक और घटना घट गई कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, रायबरेली से चुनाव जीती थी सांसद का, उनके चुनाव को चुनौती दिए हुए थे समाजवादी नेता श्री राजेंद्र नारायण जी। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का, एक जगमोहन लाल सिन्हा जज थे, उन्होंने निर्णय दिया कि चूँकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भ्रष्ट तरीका अपना करके लोकसभा का चुनाव जीती हैं, इसलिए इनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है। उनकी MP की सदस्यता चली गई और वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो उनको लगा कि अब हमारा साम्राज्य चला जाएगा। इसलिए उन्होंने देश में, इधर पूरे देश में, बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन की गर्मी अलग थी, उन्होंने देश में 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने का काम किया। और इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने देश भर में सभी विरोधी दल के नेताओं को, बिहार के अंदर जो छात्र नेता थे, भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़े हुए जो छात्र नेता थे, जो कांग्रेस के विरोध में थे, सबको एक एक करके जेल में भेजने का काम किया गया। सबकी गिरफ्तारी शुरू हो गई, जिसमें उस समय के विरोधी दल के नेता तमाम जो थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री मोरारजी भाई देसाई जी, खुद उनके पार्टी के श्री चंद्रशेखर जी, ऐसे तमाम जितने भी मूर्धन्य नेता थे देश के उस समय विरोध पक्ष में, सबको उन्होंने जेल में डालने का काम किया और देश में आपातकाल लगा दिया। आम लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। आप कभी कभी सुनते होंगे आप लोग, तो उस समय पता नहीं है, उस समय आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, कि ऐसा ऐसा काम उनके द्वारा किया गया इमरजेंसी लगा करके।
कि लोगों का ज़बरदस्ती नसबंदी कराने का काम शुरू हो गया। तरह तरह से सारे अधिकार छीन लिए गए और देश को बुझे कि सारे देश को एक तरह से जेल खाना बना दिया गया। उस समय मैं भी एक छात्र नेता था, मेरी भी गिरफ्तारी हुई, मैंने भी अपनी गिरफ्तारी दी और 10 महीने तक इमरजेंसी के दौरान मैं जेल में रहा। मुझे मिसा DIR के अंदर बंदी बनाया गया और 10 महीना मैं भी जेल में था। इमरजेंसी जब टूटा तो श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध में जनता की आवाज़ आ रही थी। इमरजेंसी का दंड उन्हें जनता ने दिया और कांग्रेस का पूरे उत्तर बिहार से सफाया हो गया। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय जो हम लोगों का आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनको भी जेल में डाला गया था जबकि वो बीमार थे। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बाबू जगजीवन राम जी थे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए कि उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध किया था। कहा था कि यह तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, तो उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके पार्टी के कई नेता थे, युवा तुर्क चंद्रशेखर जी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। मोहन धारिया को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के नेता कृष्णकांत को जेल में डाल दिया गया। विरोधी पक्ष की बात कौन करे, कांग्रेस पार्टी के भी वैसे नेताओं को जेल में डालने का काम इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी के विरोध में थी, तानाशाही का विरोध कर रहे थे। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, प्रेस के सारे अधिकार छीन लिए गए। ऐसा आदेश जारी किया गया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अखबार, समाचार पत्र से लेकर के टेलीविज़न, तो खैर उस समय सरकारी टेलीविज़न ही हुआ करता था, सरकार जो चाहती थी उसी न्यूज़ को प्रसारित किया जाता था। तो इस तरह बड़ी 19 महीने के इमरजेंसी के कार्यकाल में समझिए कि उस समय बहुत अत्याचार हुआ लोगों पर, लेकिन अंत में जा कर के उनको लगा कि चाहे कितना भी हम दमन करेंगे, लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा हो ही जाएंगे। लगातार आंदोलन चलता रहा उनके खिलाफ में, जेल भरो आंदोलन चला। लाखों लाख लोग इस देश के अंदर जेलों में चले गए। फिर 19 महीने के बाद जब चुनाव का समय आया पार्लियामेंट का, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा की। 5 साल पर जो चुनाव होता है लोकसभा का, उसका कार्यकाल बढ़ा करके उन्होंने 6 साल कर दिया था। उस समय 71 में पहला चुनाव हुआ था, कायदे से 1976 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 6 साल का कार्यकाल कर दिया था कार्यकाल, इसलिए 1977 में ही चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ तो सारे देश में समझिए कि लोगों ने कांग्रेस को हराने का काम किया। मोरारजी भाई के नेतृत्व में जनता पार्टी, जो उस समय जयप्रकाश, स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रेरणा से जनता पार्टी बनी थी, जिसमें संगठन कांग्रेस था, सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ था, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ था, और लोकदल था। तो इस 4 पार्टी को, लोगों को मिला करके जयप्रकाश जी ने जनता पार्टी का गठन कराया और चुनाव में बहुमत आया, मोरारजी भाई सरकार बनाए। उस समय ही मैं एक विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता था, मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता रहा। लेकिन 1980 में जब मैं ग्रेजुएशन हमारा पूरा हो गया और स्नातक की डिग्री हमने हासिल कर ली, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने BA का एग्ज़ाम जेल में हथकड़ी पहन के किया था। जेल से ही तैयारी करके सिवान हमारा DAV सेंटर पड़ा था, एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ से कलम लेकर के मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर इमरजेंसी से निकलने के बाद हमारा ग्रेजुएशन का काम पूरा हो गया था। विद्यार्थी परिषद का काम 1980 तक करते रहे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जब बनी, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी महामंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी में टूट हो गई थी। जनता पार्टी के कई टुकड़े हो गए थे। 5 साल के लिए लोगों ने जनादेश दिया था जनता पार्टी को, लेकिन इसके नेता जनता पार्टी के आपस में बिखर गए थे और 2.5 साल में ही उस समय फिर लोकसभा का चुनाव हो गया। 1980 में इंदिरा जी फिर आ गई। लोगों ने गुस्सा उतारा कि कितना मेहनत से कांग्रेस को हटाने का हम लोग काम किया है और आप लोग आपस में टूट गए। तो जनता पार्टी की सरकार तो चली ही गई। फिर जनता पार्टी में कई दल बन गए। उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने, जिसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, और संघ से
संबंधित जो नेता थे जुड़े हुए, उन लोगों ने एक राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में स्थापना की। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस समय हमको, चूँकि हम गोपालगंज जिला से बिलोंग करते हैं, आते हैं, तो उस समय भाजपा का महामंत्री मुझे लोग बनाने का काम किए। और उस समय से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में 1980 से हमने अपने पारी की शुरुआत की, काम किया। 5 वर्षों तक जम करके जिले में काम किया, संगठन का काम किया, क्षेत्र में काम किया। और फिर 1985 से मैं चुनाव लड़ने लगा। 85 में चुनाव हारा, फिर 85 के बाद 90 आया तो फिर एक दूसरे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दे दिया। लेकिन लोगों ने मुझे, भाजपा के लोगों ने मुझे जबरन हरवाया, जबरन लड़वाया चुनाव। मैं चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। लेकिन उस समय भी कांग्रेस के शासन था, उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे चुनाव हराया। 200-400 वोट से मुझे चुनाव हराया। हमारा 48 से 5,000 वोट की काउंटिंग नहीं की गई। उस समय बड़ी धांधली थी, कांग्रेस का ज़माना था, बूथ कैप्चरिंग होती थी। मुझे हराया गया, कोर्ट में मैंने केस भी किया था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उस समय के नेता थे कैलाशपति मिश्रा जी, श्री कैलाशपति मिश्रा जी मेरे ज़िले में दौरा में गए हुए थे। उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं पटना आकर के भेंट किया, कहा कि भाई तुम पार्टी से बहक गए थे। हम बहक नहीं गया था, हमारा आप लोगों ने टिकट काट दिया था। फिर 95 से उन्होंने टिकट देने का काम किया। 95 में उन्होंने भाजपा के टिकट से मैं चुनाव लड़ा, सेकंड स्थान आया। लेकिन उस समय लालू जी की हवा थी, राष्ट्रीय जनता दल जीत गया। लेकिन जब फिर मैं काम करता रहा, लगा रहा, 3 बार हारने के बाद भी मैं लगा रहा। और 2000 से हम जीतने का सिलसिला हमारा शुरू हुआ। 2000 में चुनाव हम जीते तो उस समय लालू राबड़ी का ही शासन था, लालू जी का, राबड़ी देवी का शासन था। बहुमत पूरा नहीं आया। उस समय नीतीश जी भी हम लोगों के साथ आ गए थे, लेकिन सरकार नहीं बनी। सरकार बनी, नीतीश जी शपथ लिए, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर उनको हटना पड़ा, बहुमत का जुगाड़ नहीं हो सका। कि विरोधी पार्टी के विधायक के रूप में हम 2000 से लेकर के 2005 तक काम किए। और पूरे 1990 से लेकर के 2005 तक या तो लालू जी मुख्यमंत्री रहे, नहीं तो उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। जब लालू जी चारा घोटाला में जेल चले गए थे, तो उन 15 वर्षों के अंदर उन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। पूरे बिहार को जंगल राज में उन्होंने तब्दील करने का काम किया था। आप भी आज सुनते हैं जंगल राज की जो चर्चा होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। इन 15 वर्षों में बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं था, छूता नहीं था अपराध से। अपराधी दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव मच जाता था। अपराधी नंगा नाच करते थे। प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या, लूट खसोट, अपहरण का तो उद्योग चल गया था पूरे बिहार राज्य में। किसी भी पैसे वाले को देख करके अपराधी आते थे, उठा के ले के चले जाते थे। पटना शहर में दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई कि डॉक्टरों का अपहरण कर लिया जाता था, व्यवसायियों का अपहरण कर लिया जाता था। तो कई घटनाएं हैं। पटना शहर में भी अपहरण का धंधा चलता था। जिला की बात ही अलग है। हम लोग उत्तर बिहार से आने वाले हैं, गोपालगंज मेरा जिला है। हम लोग देखते थे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज तक 10वीं सरदारों का अनेकों गिरोह था। 20, 25, 30 की संख्या में सभी अपराधी अवैध राइफल, गन, सब पिस्टल, कार्बाइन लेके घूमते थे, किसी को उठा लेते थे। शाम होने के बाद कहीं भी शहर में, चाहे वो गोपालगंज हो, सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, पटना में भी यह हालत थी कि शाम होते होते सब लोग अपने घरों में आकर के दुबक जाते थे। पता नहीं कौन अपराधियों का गिरोह कब आए और किसको उठा ले, किसका अपहरण हो जाए। और अपहरण करते थे, ले जाकर रंगदारी मांगते थे। और बिना रंगदारी के कोई छूटता नहीं था। कई कई दिनों तक रखते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और बुरा हाल था। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग दियारा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। उधर सारण बांध है, दियारा क्षेत्र में गन्ने का खेत होता था। अपराधी ले जा करके गोपालगंज में किसी को भी किसी गांव से ले जा करके 15 दिन 20 दिन गन्ने के खेत में रखते थे। जब तक फिरौती की राशि उन्हें नहीं मिल जाती थी मुँह मांगे ढंग से, तब तक वो छोड़ते नहीं थे। दक्षिण बिहार की हालत तो और बदतर थी। यहाँ तो दक्षिण बिहार में तो 4-5 जिले ऐसे थे
अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, इन इलाकों में तो माने संगठित आपराधिक घटनाएं होती थी। यहाँ पर कभी जहानाबाद के अंदर, गया के अंदर, अरवल के अंदर कभी अपराधियों का गिरोह 50-100 की संख्या में, 100 की संख्या में अपराधी रात में जाते थे। कभी किसी भूमिहार के गांव में जाते थे, सामूहिक नरसंहार कर देते थे। एक दिन में उस गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर करके 50-60 की संख्या में लोगों की हत्या कर देते थे। उसमें बच्चा भी होता था, बूढ़ा भी होता था। परिवार का परिवार वो लोग साफ कर देते थे गोली मार के, और फिर चले जाते थे। उसके प्रतिक्रिया में दूसरा गिरोह रहता था, आपराधिक गिरोह। वह जा करके किसी यादव गांव में जाता था, वहाँ 50-60 हत्या कर देता था। समझिए कि अपराधियों का जातीय आधार पर अपराधियों का गिरोह, संगठित गिरोह सक्रिय हो गया था उस समय। कभी किसी यादव के गांव में जा करके सामूहिक हत्या की घटनाएं की जाती थी 50-60 की संख्या में, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, पुरुष से लेकर के महिलाएं तक। कभी किसी भूमिहार के गांव में, कभी राजपूत के गांव में, कभी यादव के गांव में, कभी कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या की जाती थी, कभी अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या की जाती थी। इस तरह के आपराधिक गिरोह, जो हत्या की घटनाएं होती थी 50-60 की संख्या में लोगों को मारा जाता था। पूरा दक्षिण बिहार भी शांत था। मध्य बिहार जिसको उस समय कहा जाता था, ये 4-5 जिले का हम नाम रखे। पटना से लेकर के समझिए कि गया, औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, उन इलाकों में ऐसी घटनाएं होती थी। हमारे यहाँ उत्तर बिहार में तो समझिए कि जो व्यक्ति फिरौती सब मांगते थे, अपराधी, बड़े बड़े अपराधी थे, जो पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से लेकर के यहाँ तक तांडव मचाया करते थे आकर के। और वो आकर के पहले फिरौती के लिए मांग करते थे, चिट्ठी भेजते थे। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था लोगों के पास। जो सक्षम समाज में लोग थे, मुस्लिम समाज के लोगों का भी अपहरण ज़्यादा होता था, व्यवसायियों का होता था, बड़े बड़े किसानों का होता था। और पहले चिट्ठी पत्री के माध्यम से खबर करते थे कि आप 2 लाख रुपया भेज दीजिए, 4 लाख रुपया भेज दीजिए, नहीं भेजिएगा तो ठीक नहीं होगा। जो डर जाते थे, देने में सक्षम थे, वो ले जा करके पहुँचा देते थे या किसी से भिजवा देते थे। और जो नहीं देते थे उनको उठा करके लोग चले जाते थे। 15 दिन, 20 दिन, किसी किसी को तो 1-1, 1.5 महीना तक रखते थे। और वहीं शासन था इन लोगों का, कोई खोज खबर करने नहीं जाता था। पटना के बारे में आप सुने होंगे ना कि लालू जी के यहाँ जब उनकी बेटी की शादी हुई तो यहाँ शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली गई। सोनार लोगों के दुकान से गहने मंगा लिए जाते थे, कपड़ा दुकान से कपड़े मंगा लिए जाते थे, फर्नीचर दुकान से फर्नीचर लाद के चले जाते थे उस समय। उन्हीं दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस सब के बाद बिहार के लोग त्रस्त हो गए थे। और तब उस समय मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब हुए 1999 में, 2004 तक उनकी सरकार थी, तो उन्होंने एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया था बिहार की जनता के मांग पर और सब विरोधी दलों के मांग पर। यहाँ गुंडा राज खत्म हो, इसलिए राष्ट्रपति शासन भी लग गया था। 1 सप्ताह तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उसी में हालात सुधरने लगे थे। लेकिन तब तक क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो लोकसभा राज्यसभा से उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है। लोकसभा में तो बहुमत था, राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई, लेकिन राज्यसभा में बहुमत हम लोगों का नहीं था, एनडीए का, जिसकी वजह से वहाँ प्रस्ताव हम लोगों का गिर गया। फिर राबड़ी देवी की सरकार बहाल हो गई। फिर 2005 तक हम लोगों को पूरे बिहार को भुगतना पड़ा इस जंगल राज को। और तब चुनाव जब आया 2005 का, नीतीश जी भी लालू जी से अलग होकर हम लोग के साथ आ गए थे। और अटल जी ने नारा दिया था कि भाई अब नए बिहार की आवश्यकता है बिहार में। उन्होंने उसी समय नारा दिया था, नया बिहार नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर के हम लोग फरवरी 2005 के में चुनाव के मैदान में गए। हम तो उस समय भी जीत गए थे फरवरी 2005 में, लेकिन उस समय बहुमत नहीं आया, मिली जुली बहुमत था। कांग्रेस के लोग उस समय गद्दारी किए, लालू जी के साथ चले गए और लालू जी की सरकार फिर बन गई, राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री हो गई 2000 में। तो फिर 2005 में, हाँ 5 में मिली जुली नहीं, किसी का बहुमत नहीं है 2005 के फरवरी में।
तो बूटा सिंह थे, राज्यपाल थे बिहार में, कांग्रेस के ही थे। उस समय कांग्रेस किसी तरह सरकार बनाने का प्रयास चल ही रहा था, तब तक बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा में उस समय जो विधायक जीते थे, मैं भी था उसमें, वे लोग विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाए, असेंबली को डिजॉल्व कर दिया गया। लेकिन जब फिर 2005 के नवंबर 2005 में चुनाव हुआ और उस समय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, एनडीए ने अपना एक यात्रा निकाला पूरे बिहार के अंदर, इंसाफ यात्रा या क्या क्या यात्रा नाम था उसका, परिवर्तन यात्रा, न्याय यात्रा। न्याय यात्रा हम लोग निकाली नीतीश जी के नेतृत्व में, पूरे बिहार में वो न्याय यात्रा घुमा और लोगों की समझ में यह बात आ गई थी कि भाई जब तक बिहार में लालू यादव सरकार का विदाई हम लोग नहीं करेंगे तब तक बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है, हम लोगों की जान को खतरा बना रहेगा। इसलिए 2005 नवंबर 2005 में बहुमत आया जदयू भाजपा का और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद सत्ता बदली तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। विकास का तो कोई काम ही नहीं था, समझिए कि हम लोगों को गोपालगंज से पटना आने में गांधी सेतु बन गया था, लेकिन 8 घंटा लगता था। सड़कों की यह दुर्दशा थी, रोड की यह स्थिति थी कि 8 घंटा हम लोगों को गोपालगंज से आने में लगता था, जबकि आज 2.5 घंटे में हम लोग 3 घंटे में पटना से गोपालगंज चले जाते हैं। नीतीश जी ने उसी समय संकल्प लिया कि पूरे पूरे राज्य में विकास कार्य होने लगे थे। ये बिजली की बात अब करते हैं, पटना में भी 24 घंटे बिजली की लाइन नहीं रहती थी। ग्रामीण देहात जिला की बात तो छोड़ दीजिए, माने बिजली के तो कोई शिकायतें हम लोग नहीं करते थे। लालटेन से और दिया हम लोग बोलते हैं ग्रामीण इलाके में, वो दिया जला करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बिल्कुल अंधेरा का युग था, लेकिन धीरे धीरे वह भी सुधार हुआ। आज शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है, 22 घंटा 23 घंटा ग्रामीण इलाकों में भी बिजली रहती है। एक कहीं ट्रांसफार्मर उस समय जल जाता था तो 2 साल 3 साल तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता था कहीं, यह स्थिति थी। तो रोड के मामले में विकास शुरू हो गया। आज तो रोड के बारे में इतना अच्छा विकास हुआ। आज विद्यालयों में, हमारे क्षेत्र में भी चलिए, बरौली मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अब कच्ची रोड तो हम लोगों को कहीं देखने से भी नहीं मिलता है। कहीं कहीं बाकी भी है तो वह सोलिंग रोड हो, चाहे टूटी फूटी, कहीं मान लेते हैं कि पीछे से रोड है, कहीं टूट गया है, फिर उसको बनवाने का हम लोग काम करते हैं। इतना विकास का काम हुआ है हर तरह से। तो इसलिए पूरे क्षेत्र में, मैं तो 15 साल विधायक रह के फिर एक बार 15 में मैं चुनाव हार गया, इस बार मेरा 20 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ की सड़कें नहीं बन गई हो। अस्पताल की स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ हो गई है। छोटी लाइन मेरे यहाँ थी थावे से लेकर के छपरा तक, आज वो बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। तो इसलिए हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी पुल पुलियों की कमी से बहुत लोगों को असुविधा होती थी, और सारे पुल पुलिये हम लोग बनाने का काम किए। बड़े बड़े पुल हम लोग 2005 में सरकार बनते ही 10-12 बड़ा पुल बनाने का हमने काम किया था, 4 करोड़ 5 करोड़ के लागत से। और हम लोग को कोटा मिल गया था, नीतीश जी ने हम लोग को कोटा दिया था कि सभी विधायक 10 बड़ा पुल और 25 छोटा पुल तुरंत बनवाएं। इस तरह टारगेट फिक्स करके हम लोग काम करना शुरू किए। और आज पूरा बिहार देख रहे हैं स्थिति क्या है। आज ये लोग जो सपना देख रहे हैं फिर सत्ता में आने का, आज तो मैंने, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि भाई आज के बच्चे जो हैं 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे जो जंगल राज नहीं देखते हैं, वे तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या स्थिति उस समय थी, पूरे बिहार में डर का माहौल था, भय का माहौल था। कहाँ कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब कहाँ किसका अपहरण हो जाएगा, किसको उठा लिया जाएगा, किसको कहाँ गोली मार दी जाएगी, किसको कहाँ कत्ल किया जाएगा। और होता था कि आपराधिक घटनाएं तो स्वाभाविक हो जाएगी। अगर आप ठान लीजिए हमको कहीं गोली मार देने के लिए, तो रात दिन तो पुलिस हमारे साथ नहीं लगी हुई है, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। आज आपने देखा एक पारस में घटना घटी, हालांकि वो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कैदी था, लेकिन आज उसको जा करके पारस हॉस्पिटल में गोली मारने का काम अपराधी किए तो कलकत्ता से और कहाँ से सारे अपराधियों को पकड़ने का काम किया गया। कई अपराधियों को पकड़ने के क्रम में
काउंटर करना पड़ा है, गोली मारी गई है पैर में, आप लोगों ने देखा होगा। आज यह हालात है। उस समय अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी सरकार में। बताइए, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना गन्ने के खेत में, उत्तर बिहार में गन्ने के खेत में एक एक डेढ़ महीना 2 महीना तक लोगों को अपहरण करके ले जा करके अपराधी रखते थे। 10वीं सरदार जो जंगल पार्टी कहा जाता है जिनको, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी, बरामद नहीं कर पाती थी। वो व्यक्ति तब ही छूट के आता था जब उसके परिवार वाला अपना खेत बाड़ी गहना गुड़िया सब बेच के उसको फिरौती का रकम जब पहुंचाता था, तब जा करके वह व्यक्ति, अपहृत व्यक्ति, छूट के अपने घर आता था। नहीं पैसा किसी को पहुंचाया जाता था तो उसको गोली भी लोग मार देते थे उधर ही, लोगों में भय व्याप्त करने के लिए। एक दो को मार देंगे तो सब लोग अपने से पहुंचाने लगेंगे। हालात बहुत उस समय बुरी स्थिति थी। और फिर राज्य के खजाने को अलकतरा घोटाला के नाम पर, चारा घोटाला के नाम पर, भिन्न भिन्न तरह के घोटाले के नाम पर बिहार को लूटने का काम किया गया 15 वर्षों तक लालू राबड़ी जी के सरकार में। और लालू जी को तो आप देख रहे हैं ना, सजायाफ्ता व्यक्ति है, 4 केस में कन्विक्टेड हो गए हैं। और फिर नया नया केस, नौकरी के नाम पर पैसा की वसूली किए हैं, ज़मीन ले लिए हैं, किसी को नौकरी दिए हैं तो ज़मीन ले लिए हैं। रेलवे मिनिस्टर जब थे इसी मनमोहन सिंह के सरकार में, तो रेलवे विभाग में नौकरी दिए और किसी का ज़मीन लिखा लिए, किसी से पैसा ले लिए, किसी का मकान लिखा लिए। पार्टी में भी, अपने पार्टी में भी कई लोगों को टिकट देने के लिए वे ज़मीन लिखा लेते थे, पैसा ले लेते थे, किसी का मकान लिखा लेते थे। हमारे यहाँ गोपालगंज के सांसद थे पंडित रघुनाथ झा जी, उनको उन्होंने टिकट दिया और मंत्री बना दिया, तो उनका 2 मंजिला 3 मंजिला घर गोपालगंज में बनाए हुए थे, उसको उन्होंने अपने परिवार के नाम से रजिस्ट्री करा लिया। तो इस तरह के कारनामे किए गए हैं उनके द्वारा 15 वर्षों के अंदर। श्रीमान लालू जी के द्वारा, उनकी पत्नी जब मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी जी के द्वारा, और बिल्कुल अराजकता थी उनके सरकार में 15 वर्षों के अंदर। कहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं था। मैं पहली बार विधायक बन के आया था 2000 में, तो मैंने देखा कि एक कोई विधायक थे इधर खगड़िया भागलपुर के तरफ के, एक क्वेश्चन किए थे, राबड़ी देवी की सरकार थे, शिक्षा मंत्री कोई थे कि मंत्री जी हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है और उसमें मात्र एक टीचर है, वहाँ और टीचर दिलाने का काम कीजिए। बताइए, हाई स्कूल 10th क्लास तक, 11th क्लास तक हाई स्कूल में पढ़ाई होती है और वहाँ एक टीचर था, कैसे बने बच्चे पढ़ पाते? आज जाके देखिए, नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में, यह नीतीश जी का भाजपा का जब सरकार है, तो जा कर के देखिए, कोई छोटा विद्यालय भी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे मध्य विद्यालय हो, आज कोई ऐसा टीचर नहीं। हम बरौली से विधायक हैं, बरौली में एक मध्य विद्यालय है थाना मोड़ पर, उसमें 45 टीचर हैं और 4-5 हज़ार विद्यार्थी हैं उसमें, कमरों की कमी नहीं है। आज हर विद्यालय में दुनिया भर के कमरा बना दिया गया है, कुर्सी बेंच किताबें आज सरकार दे रही है। हर तरह से साइकिल योजना आपने देखा कि बेटियों को पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री जी ने साइकिल दिया, पोशाक दिया, क्या नहीं दिया, स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आज खुशी होती है, आज बिहार के लड़के पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं। देख ले, IAS IPS सब चीज़ में, जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में अव्वल आ रहे हैं बिहार के विद्यार्थी। बच्चों से बेटों से अधिक बेटियां सफलता हासिल कर रही हैं। एक वह बिहार था और आज यह बिहार है। साल 2008 में आप मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी रहे थे जी। तो उस दौरान मतलब आपको टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने का मौका मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम टूरिज्म मिनिस्टर जब थे ना, पहली बार सरकार बनी थी 2005 से लेकर के तो 2010 तक का जो 5 साल का दौर था, 2007 में हम टूरिज्म मिनिस्टर बने। तो टूरिज्म मिनिस्टर बने तो उस समय टोटल बिहार भर का बजट 30 करोड़ था, मात्र 30 करोड़। अब 30 करोड़ में पूरे बिहार का काम करना था। और आज कितना है? आज 1200 करोड़ है। ये आंकड़ा निकाल के दिखा देते हैं। आज नीतीश जी और भाजपा की सरकार ने ऐसा किया है कि आज 1200 बजट 1200 करोड़ है आज का बजट टूरिज्म में।
अब 30 करोड़ में कोई क्या काम करेगा? उस समय प्रारंभिक अवस्था थी सरकार की, लेकिन फिर भी हमने राजगीर में, बोधगया में, सीतामढ़ी में जो प्रमुख स्थल थे, तीर्थ स्थल, वहाँ हम लोगों ने विकास कराने का काम किया। नया रोपवे की स्वीकृति हमने ही दिलाने का काम किया था उस समय राजगीर में। और अपने ज़िले में भी बिहार के जितने प्रमुख स्थल थे वहाँ तो विकास हुआ ही नीतीश जी के नेतृत्व में। अपने ज़िले में भी करीब 15 जगह, चिन्हित जगह ऐसा है जहाँ कहीं शिव मंदिर है, कहीं माँ दुर्गा जी का मंदिर है, थावे है, घोड़ासान है, देवीगंज है। इस तरह लगभग 15 जगह अपने ज़िले में भी टूरिज्म विभाग से राशि ले जा करके हमने काम कराने का काम किया है। उसमें 10-12 जगह मेरी विधानसभा क्षेत्र में है जहाँ का विकास हमने किया है। राशि कम रहती थी, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ले जाकर अपने ज़िले में भी उस राशि से हमने विकास कराने का काम किया। अच्छा, आप 2015 में आपकी हार हुई और उसके बाद फिर 2015 से 2000। 357 वोट से हारे थे हम। अच्छा। वो भी कुछ हमारे अपने लोग चुनाव लड़ गए, वोट का डिवीज़न हो गया, वह हार का कारण पड़ा। मात्र ईवीएम में समझिए कि 357 वोट से हार मेरी हुई थी। इस बार हालांकि 82,000 वोट लिए 15,000 से चुनाव जीते हैं, फिर 20 में। तो 2015 से 20 के बीच में आप मतलब काफ़ी ग्राउंड पे काम किए होंगे, तभी फिर 2020 में आपको दोबारा जनता ने काफ़ी बहुमत के साथ जिताया है। तो उस दौरान कुछ किए गए कार्यों के बारे में बताइए। बता नहीं दिए। देखिए, हमारे यहाँ मांझी, छपरा जिले के मांझी से लेकर के बरौली तक एक रोड जाती है, बिल्कुल पतली सड़कें थी। उसमें भी कुछ अधिकांश भाग सोलिंग सड़क था, ईंट का। बाद में जाकर के हम लोग उसको पक्कीकरण कराए, सिंगल रोड पक्कीकरण हो गया। लेकिन आज हमने उसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कराया। मांझी मांझी सरफरा पथ को हाईवे में कन्वर्ट कराया, और जाइए आज मांझी से लेकर के पूरे बरौली होते हुए सरफरा तक काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। सरफरा से फिर सिवान जाने के लिए वह बिल्कुल पतली सड़क थी, एक गाड़ी उस पर जा सकती थी। उसको भी हम लोगों ने स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाया, वह काम हुआ। बड़ी बड़ी सड़कें हमारे यहाँ गोपालगंज शहर से सटे दक्षिण तरफ से और सटे पूरब तरफ से मेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है, गोपालगंज जिला मुख्यालय से। तो गोपालगंज से सड़क जाती है बड़हरिया, वह बड़हरिया होते हुए फिर तरवारा, फिर मसरक, फिर पटना आ जाती है वह सड़क। उसको हमने प्रयास किया, वह पिच रोड तो था लेकिन सिंगल था, तो हमने प्रयास किया कि पीडब्ल्यूडी का सड़क है तो उसको हम चौड़ीकरण करने के लिए लड़ते रहे 2-3 साल से। काम हुआ है, लेकिन अभी उसका अधूरा काम है। मेरा जितना दूर क्षेत्र है गोपालगंज शहर के बाद, वहाँ से लेकर के हमारे क्षेत्र का अंत का एक बंगरा गांव है, वहाँ तक वह चौड़ा हो गया। बिल्कुल समझिए कि 36 करोड़ रुपए से उसका चौड़ीकरण हुआ है, वहाँ तक हो गया है। बाकी काम अभी बाकी है। उधर सीवान जिले में जहाँ प्रवेश कर रहा है, वहाँ से लेकर के उधर सीवान जिला होते हुए मसरक छपरा जाती है, उधर का काम अभी अधूरा है, नहीं हुआ है। लेकिन जितना दूर मेरा क्षेत्र है वह 36 करोड़ रुपया के लागत से वह काम हो गया। सारण बांध, जो बाढ़ की विभीषिका से हरदम हमारे ज़िले को परेशानी होती थी, हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उसके लिए किया। जितने भी एनडीए के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों का उसमें प्रयास था। और यहाँ सोनपुर से लेकर के और पूरे हमारे ज़िले को पार करते हुए यूपी के बॉर्डर तक हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि इसको रोड को पूरा, बांध को, सारण बांध को पूरा मजबूत करके चौड़ी सड़कें पक्कीकरण कराई जाए। और जाइए, टेंडर अभी तो फिर आधा काम हो गया है, मेरे ज़िले तक पहुंच गया, मेरे विधानसभा क्षेत्र को पार कर गया है और वह रोड बन गया है बांध पर, सारण बांध पर। और फिर जो बाकी है उसके लिए 352 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत हो गया है। मातोश्री कंस्ट्रक्शन नाम का एक औरंगाबाद का कोई ठेकेदार है, उसको वह काम भी अलॉट हो गया है, अति शीघ्र उसमें काम लगने जा रहा है।
पूरे बांध का चौड़ीकरण हम लोगों ने कराने का काम किया। फिर यूपी को बॉर्डर से लेकर के और यहाँ सोनपुर तक, परसा तक, यह जो सारण तटबंध है, सारण तटबंध नहीं, सारण नहर को हम लोगों ने पक्कीकरण कराने का पहले काम किया था। अब वह चौड़ीकरण होने जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले के लिए। दो नया स्टेट हाईवे की तरह यह दोनों रोड हो गया है। सीधे यूपी के बॉर्डर से कोई पटना आ जाएगा सारणबाद से होकर के। और बांध के मजबूती से बाढ़ का भी खतरा कम हो गया है। बाढ़ भी आएगा तो बांध को नहीं तोड़ पाएगा। यह रोड जब बन जाएगा तो कहीं भी बांध टूटने की संभावना नहीं रहेगी। बाढ़ग्रस्त इलाका हम लोगों का रहा है। और अब तो हमारे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले अमित शाह जी आए थे, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने वादा करके गया है कि अब बिहार को हम लोग बाढ़ से मुक्त कराएंगे, मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तो इस तरह उस दिशा में काम हो रहा है। और पूरे सारण तटबंध को हम लोगों ने पक्कीकरण कराने का काम किया। जो शेष काम बाकी है, 352 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत हो गया है और बहुत अति शीघ्र वह काम शुरू होने जा रहा है। सारण नहर को भी हम लोग पूरे, समझिए कि गोपालगंज जिले के बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक, ये परसा तक जो नहर आती है, उसको हम लोगों ने चौड़ीकरण कराने के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। वह शीघ्र टेंडर में जाने वाला है। वह भी रोड के रूप में उसका इस्तेमाल सब लोग करेंगे। इसी के साथ एक बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल हमने बनाया है। अस्पताल का बहुत बड़ा भवन बना है, वातानुकूलित भवन बना है। इसमें लोगों का बढ़िया से इलाज हो रहा है। मांझा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मांझा प्रखंड है, वहाँ हाई स्कूल का खेल का मैदान है। उसमें 1,63,00,000 रुपए से स्टेडियम का निर्माण, वह टेंडर में प्रक्रिया स्वीकृति के लिए फाइल आया हुआ है सचिवालय में। जल्द शीघ्र वह स्वीकृत हो जाएगा। बरौली में भी, पहले तो समझिए कि बरौली और मांझा 2 हमारा प्रखंड मुख्यालय है। उस समय जब अभी हम केवल विधायक हुआ करते थे, हमारी सरकार नहीं थी, लालू राबड़ी जी की सरकार थी, तो लोगों के मांग पर हमने बरौली के खेल के मैदान को चारदीवारी दे कराने का काम किया। पूरे अपने विधायक मत से, विधायक मत जो 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया उस समय मिलता था, उससे हम लोगों ने बरौली में चारदीवारी निर्माण कराने का काम किया। फिर मांझा में चारदीवारी निर्माण कराने का काम किया। और मांझा में स्टेडियम का टेंडर होने जा रहा है। बरौली में भी स्टेडियम के लिए हम रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं कि बरौली में लगे। इसी तरह हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। एक और हमारा मांग था कि हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन अब सरकार ने निर्णय ले लिया है कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हम खुलवाने का काम करें। प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप डिग्री कॉलेज खोलिए, सरकार उसकी मान्यता देगी और जो कुछ भी सरकार सहयोग कर सकती है वह करेगी। लेकिन सरकारी स्तर पर हर प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए बिहार की हमारी सरकार ने, नीतीश जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है। वह काम भी अब शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी का काफ़ी दौरा हुआ बिहार में और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे नए घोषणाओं, देखिए, फिर एक नया हाईवे प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। जो प्रगति यात्रा में गए थे, उन्होंने कई नई योजनाएं देने का काम किए हैं। हमारे यहाँ मांझा, गोपालगंज से इधर मांझा में दानापुर से लेकर के और गोपालगंज में तुरकहाँ पुल तक, नहर पुल तक एक नया, समझिए कि स्टेट हाईवे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। वह टेंडर हो गया है, अति शीघ्र उसमें काम लगने जा रहा है। प्रगति यात्रा में जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो हमारे में बहुत योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने करने का काम किया है। उसी क्रम में हमारे मांझा में वह काम है। काम तो बहुत है। देख रहे हैं कि अयोध्या से लेकर के माँ सीता मैया के स्थान सीतामढ़ी तक अच्छा सड़क बनने जा रहा है, संपर्क बनने जा रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। खैर, उसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बिहार सरकार का भी योगदान है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मांग था। तो इसलिए काम बिहार में विकास का बहुत काम हो रहा है और भी होगा। अगर लोगों का आशीर्वाद फिर मिलता है तो और भी आगे काम होगा। आज तो सकारात्मक डबल इंजन की सरकार है। अभी आज मोदी जी की कृपा बिहार में विशेष रूप से है। आपने देखा कि मार्च में जब बजट पास हुआ था तो बिहार को वो मखाना उद्योग वगैरह की नाक का बात आप लोग सुने होंगे।
बिहार को उन्होंने इतना कुछ देने का काम किया था कि पार्लियामेंट में जो विरोधी दल के लोग हैं वे कहने लगे यह तो बिहार का बजट है, यह तो बिहार का बजट है। केंद्रीय बजट को उन्होंने वो लोग बिहार का बजट बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ देने का काम किया है। तो इसलिए अभी बहुत योजनाएं हैं। अगर यह डबल इंजन की सरकार बिहार में रहती है तो आने वाले दिनों में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। बिहार अपने तरक्की के मामले में और आगे जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री चूँकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है और स्टेट में भी एनडीए की सरकार है, फिर भी हमारे यहाँ एक दो समस्या अभी भी बना हुआ है। जैसे एक पलायन की समस्या है, काफ़ी समय से मतलब विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन पलायन की समस्या थोड़ी अभी तक उसका बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में पलायन की समस्या पहले से रही है, लेकिन पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब जरा पलायन की जो समस्या पहले थी वैसी अब नहीं है। लोग बाहर कमाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम संख्या में जा रहे हैं। अब बिहार में भी लोगों को नौकरी तो सबको दिया जा नहीं जा सकता है। नौकरी आप देख रहे हैं कि लगातार इधर नौकरी देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दोनों का द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक की बहाली हो, इंजीनियर की बहाली हो, हर क्षेत्र में बहालियाँ हो रही हैं। जितने रिक्त पड़े स्थान है सबकी बहालियाँ हो रही है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी देने से ही काम नहीं चलेगा, बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए रोज़गार के साधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। आज बैंकों से लोन दिए जा रहे हैं ताकि लोग लोन लेकर के अपना अपना उद्योग धंधा खड़ा करे, कोई व्यवसाय करे और लोग स्वावलंबी बने। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। और आने वाले समय में अब समस्या क्या है, अगर सरकार हमारी बनती है और जिस तरह केंद्र सरकार की कृपा बरस रही है बिहार पर, तो वहीं एक समस्या है। जब तक यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं आएंगे, आज गुजरात का विकास, महाराष्ट्र का विकास, कर्नाटका का विकास क्यों है? वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आकर के इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उद्योग खड़ा करते हैं। तो जब तक वह काम नहीं होगा तब तक संपूर्ण रूप से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी और उस दिशा में सब लोग चिंतनीय हैं। आज हमारे बिहार के नौजवानों को आज दूसरे प्रांतों में, जैसे महाराष्ट्र का आप देख रहे हैं, कैसे हिंदी बोलने के नाम पर और मराठी नहीं बोलने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस बारे में सरकार का ध्यान है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भाजपा के नेता भी इस बात को देख रहे हैं। आने वाले समय में अब तो चुनाव का माहौल है, 1-2 महीना 3 महीने चुनाव संपन्न होगा। इसके बाद अगर सरकार हमारी बनती है, लोग फिर पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाते हैं, तो अब प्रमुख रूप से वहीं एक समस्या है कि बिहार के पलायन को हम लोग कैसे रोकने का काम करें और बिहार के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें, रोज़गार का अवसर प्रदान करें। यह सरकार की प्राथमिकता आगे आज भी है और आगे भी रहेगी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की बेरोजगारी को ख़त्म करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बिहार और यूपी दोनों को मिला करके एक बहुत ही एक बीमारू राज्य कहने का जो प्रचलन चल गया है, उसको अभी तक एक बिहार की छवि से जुड़ गया और उसे हटाया नहीं जा। बिहार, देखिए, बिहार पहले बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य की श्रेणी से बिहार अब बाहर निकल गया है। अब कौन खाने बिना मरता है? किसको दवाई की कमी है, ज़रा बताइए ना। हॉस्पिटल में तो दवाई भरा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ कर्मचारी हैं, कुछ डॉक्टर हैं, लापरवाही करते हैं। थोड़ा बिहार की एक टेंडेंसी है कि हम और आप कुछ भी बात करें। हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य विभाग में चला जाएगा तो एक टेंडेंसी है उसकी, चाहेगा कि दूर से पैसा उगाही करे। जहाँ लोग सतर्क नहीं रहेंगे, आज हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, डॉक्टर मिलते हैं, सब कुछ होता है। पहले डॉक्टरों का अकाल होता था। आज बीमारू राज्य कैसे हैं? कोई खाने बिना मर रहा है क्या? ये 5 किलो अनाज जो मोदी जी दे रहे हैं कोरोना काल के से, कोरोना काल में जो आफत और विपत्ति आई थी देश के अंदर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कोरोना में तो हम कह रहे हैं कि सब लोग अपने घरों में रहो, बाहर नहीं निकलना है, कोरोना का विस्तार नहीं होने देना है, घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या गरीब लोग? तो उन्होंने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। सरकार जो पहले से दे रही थी 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो चावल गेहूँ, उसके अलावा तो वह 5 किलो अनाज का सिस्टम आज भी चल रहा है।
सब लोगों को बैठे बैठाए मिल रहा है। जो पहले लोग मजदूरी करते थे, बहुत कम लोग मजदूरी करते हैं। वो 5 किलो अनाज का प्रभाव इतना है कि अब मजदूरों की कमी हो गई है। किसान लोग कहते हैं कि हम लोग को तो मजदूरी नहीं मिल रहा है। सब इसको बैठे बैठे 5 किलो 10 किलो मिल जाता है तो कैसे जाएगा काम करने। तो इसलिए उस दिशा में भी बिहार अब बीमारू राज्य कोई बिहार को नहीं बता सकता है, कह सकता है। आज भी तारीख में बिहार बीमारू राज्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को हम लोग बीमारू राज्य से बाहर करने का काम हम लोग किए हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी बिहार तरक्की करेगा, यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। आप ऐसा देख लीजिएगा। वैसे तो नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षकों को, बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती हुई है। लेकिन आज भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक जो है दूसरे सरकारी कार्य में लगा दिए जाते हैं और इस वजह से विद्यालयों में पठन पाठन बाधित हो जाता है। अरे भाई, और सरकारी कर्मचारी वो हैं, प्राइवेट व्यक्ति को चुनाव कराने के लिए नहीं लगाया जाएगा। और इलेक्शन आएगा या वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा तो जब कुछ काम ऐसा आएगा तो इन्हीं कर्मचारियों से कराना पड़ेगा। चुनाव वगैरह में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपयोग हम लोग करते हैं तो वह थोड़े दिन के लिए 10 दिन 5 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर आकर के अपने पढ़ाने का काम करते हैं सरकारी कर्मचारी। आखिर सरकारी कर्मचारी हैं तो उन पर जितना सरकार का फेथ है उतना प्राइवेट लोगों पर नहीं ना होगा। प्राइवेट व्यक्ति कोई है उसको हम जिम्मेवारी में लगा दें कि भाई तुम बेरोजगार हो, चलो चुनाव का यह काम करो, तो अब जिम्मेवारी से नहीं करेगा। जो शिक्षक है हमारा सरकारी कर्मचारी है तो उसके अंदर भय रहेगा कि अगर गलत काम हम करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जिम्मेदारी का एहसास उसे नहीं होगा। तो इसलिए इस ढंग के कभी काम आते हैं तो उसको तो सरकारी कर्मचारियों को यूज किया जाता है, हमेशा से होता रहा है। अच्छा, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए जो अभी अभियान चलाया जा रहा है उसका जो विरोध काफ़ी विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पे कुछ आप कहेंगे? देखिए, यह वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का, मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है यह बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं कई चुनावों से लगातार, हमारा यह 9वां चुनाव है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वोटर लिस्ट में एक एक व्यक्ति का नाम 4-4 जगह रहता है। बोकस वोटर बन जाते हैं। एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब वर्ग में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा कर के दिल्ली में बस गया है 8-7-10 साल पहले से और उसका नाम गांव के वोटर लिस्ट में है। कोई व्यक्ति मर गया है, 10 साल 20 साल पहले मर गया है, अब वोटर लिस्ट में उसका नाम आज भी चलता है। तो उसी सबको नाम को हटाने के लिए, और कुछ विदेशी लोग बांग्लादेश के सुनते हैं ना कि घुसपैठिया सब आकर के किशनगंज पूर्णिया कटिहार में कैसे भर गया है, रोहिंग्या मुसलमान सब आके भर गया है, म्यांमार का रहने वाला वो आ गया है, किसी न किसी तरह बॉर्डर पार करके आ जाता है। अब ये लोग वोटर हो गए हैं तो क्या विदेशियों को यहाँ वोट देने का अधिकार रहना ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वैसा ही लोगों का नाम हटाया जा रहा है जो इस देश के निवासी हैं, बिहार राज्य के वासी हैं, इनका नाम किसी का नहीं हटेगा। सरकार ने तो कह भी दिया है कि 2003 तक जिनका नाम था उनको कुछ भी नहीं देना है। और एक भी व्यक्ति जो सही मतदाता है उसका नाम न कटेगा न छूटेगा। हम देखते हैं, एक बार हमारे यहाँ एक पंचायत के चुनाव हो रहा था, माझा प्रखंड का पंचायत था। एक व्यक्ति मुखिया था, उसने क्या किया कि बरौली बाजार के लोगों को 50-100 की संख्या में, उसका डेरा है बरौली बाजार में, उसने क्या किया कि अपने इष्ट मित्रों का 50-60 लोगों का नाम अपने पंचायत में चढ़वा दिया था। शाम को हमको आके कोई बताया कि देखिए ना, बरौली बाजार के लोग चले गए थे निमुनिया पंचायत में वोट देने, उसमें आपके भी कई 25 लोग हैं। एक आदमी सामने पूछा कि भाई आप बरौली के रहने वाले हैं, नगर परिषद आपका है बरौली में, आप कैसे माझा प्रखंड के निमुनिया में वोट देने चले गए थे? तो उसने कहा कि क्या कीजिएगा, वह कैंडिडेट जो है बेचारा हमारी बरौली में रहता है, मित्र समान है, हम लोगों का नमुआ वहाँ भी चढ़वा दिया था। बताइए ठीक बात है क्या? आज नगर परिषद के अंदर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत से उसमें शातिर लोग होते हैं जो कहीं से भी उठा करके अपने
सगे संबंधियों का, इष्ट मित्रों का नाम ले जा करके अपने अपने नगर परिषद में, अपने अपने पंचायतों में चढ़वा देते हैं। एक एक जगह हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति गोपालगंज शहर में भी वोटर हो जाता है, कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाके में भी वोटर हो जाता है, कोई व्यक्ति गांव का रहने वाला है, जब पंचायत के चुनाव आता है तो मुखिया का चुनाव लड़ लेता है और हार जाता है, तो जा कर के नगर परिषद में किसी वार्ड के चुनाव में लड़ के जीत जाता है, चाहे हार जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। हम लोग के नज़दीकी थे व्यक्ति, एक बार मुखिया में हार गए तो बरौली नगर परिषद में आके लड़ गए, जीत गए वार्ड का चुनाव। तो ऐसे ऐसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण इसीलिए हो रहा है कि या तो कोई डबल वोटर कहीं हो गए हैं, एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह वोटर हो गए हैं, तो उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। कोई मर गए हैं, उनका नाम कटना जरूरी है। कोई बाहर के लोग आ गए हैं घुसपैठ करके, जैसे कि आसाम में, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। और क्या हाल है किशनगंज का, पूर्णिया का, कटिहार का, इधर 3-4 जिले का, जाइए उधर का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। बांग्लादेशी आकर के पूरा भर गए हैं, वोटर भी हो गए हैं, आधार कार्ड भी बना लिए हैं। झारखंड के इलाके में कई जगह हम लोग देख रहे थे चुनाव के समय कि आपके मीडिया वाले लोग घूम रहे थे, बांग्लादेशी आते हैं, आकर के गरीब, असहाय, आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेता है, उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, बाल बच्चा पैदा कर देता है, यहाँ का अस्थायी नागरिक हो जाता है, वोटर हो जाता है। तो इन सबों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है देश हित में, और यही काम सरकार अगर कर रही है, चाहे निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार तो नहीं कर रही है, यह काम निर्वाचन आयोग कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? यह काम होना चाहिए। बिना मतलब का ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ बिहार के विधानसभा से लेकर के और संसद तक लोग काम ठप कर रहे हैं, केवल वोट की राजनीति नहीं करनी है। ये लोग देश की चिंता इन लोगों को नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जो स्थिति आज असम की हो गई है, 4-5 जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया इत्यादि जिलों की हो गई है, वही स्थिति पूरे देश की जब हो जाएगी तब इनका नशा उतर जाएगा, सारा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज ये केवल वोट की राजनीति करते हैं ना, जब वोट होगा ही नहीं इस देश में तो फिर कोई क्या करेगा? आज पाकिस्तान में लोकतंत्र है, देख रहे हैं, बांग्लादेश में लोकतंत्र है, नहीं है। तो विरोधी दल के लोग अभी तात्कालिक लाभ अपना देख रहे हैं, यह जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, हमको वोट दे देते हैं, लेकिन देश का वातावरण इससे बिल्कुल ख़राब हो रहा है। सरकार अगर सतर्क नहीं हुई, सभी लोग सतर्क नहीं हुए, तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, यहाँ की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, और नामो निशान हमारी सनातन का भी मिट जाएगा, संस्कृति की भी मिट जाएगी। अच्छा, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ ना कुछ स्टेप तो इसीलिए ना हम लोग एनआरसी वगैरह लागू कर रहे हैं, ये सब लागू होने दे रहा है। केंद्र में बैठा हुआ जो वोट का सौदागर सब है, कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, देखते हैं ना कितना विरोध कर रहा है। इसी के सुधार के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार चाहती है कि जितने भी विदेश के लोग हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, सबको हम लोग बाहर करने का काम करें, लेकिन यहीं हल्ला हंगामा, वोट की राजनीति सब हो रही है। अच्छा, इंटरव्यू के अंत में आप देशवासियों, बिहार वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ना, बिहार वासियों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि यह सावन का पवित्र महीना है, हम लोग बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें, और आने वाले चुनाव में पुनः यह जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार को आप अपना सपोर्ट दें, ताकि जो अधूरे काम हैं इस काम को हम लोग बढ़िया से पूरा कर सके। जो हमारी बेरोजगारी है उसको हम ख़त्म कर सके, किसी के झांसे में नहीं आना है और विकास के साथ चलना है। पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना है। इस संकल्प के साथ सब लोग अपना समर्थन दें, ताकि पुनः इस राज्य में जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं हो। वह दिन, वह काला अध्याय हम लोगों को देखना नहीं पड़े जिसका भुक्तभोगी यह पूरा बिहार 15 साल था। इसलिए सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ।
बिहार के लोग खुशहाल रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिएं, उनके बच्चे सुरक्षित रहें और पूरा बिहार सभी तबके के लोग, सभी जाति धर्म के लोग तरक्की करें। यही शुभकामना मैं सबको देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के प्रश्नों का सवालों का जवाब देने के लिए और इतना समय देने के लिए। तो ये थे माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी, और इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत